हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से वेलकम है आज किसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। गाइस, बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन 3 है। गाइस, आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी तरह से जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव को मजबूत रखना पड़ता है। जितनी ऊंची आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी नींव को खोदना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे लिखना चाहते हैं या उसके बाद बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। गाइस, बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरी आपसे एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स से भी ये राय है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, ढंग से देखिए और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। गाइस, बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको मेहनत तो करना होगी और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इन फ्यूचर जब आपको कोई चीज़ स्किप हो रही है, इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ स्किप हो रही है तो वो एक बार से फिर से याद आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख करके इसके नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, और फिर इसके अकॉर्डिंग ही उस सेंटेंस में किस वर्ब का यूज़ किया जाए, ये बात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस पे सब्जेक्ट होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की गई हो, एक पॉइंट तो ये। और दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है, जैसे वो सो रहा है, वो हंस रहा है, वो जाग रहा है, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, तो सोना, रोना, हंसना, जागना, ये सब क्या है? ये वर्ब्स हैं, ये एक्शंस हैं, ये काम है। तो जो भी उस काम को कर रहा होगा वो होता है सब्जेक्ट। जैसे देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? मान लीजिए मैं कहता हूँ उमैर एक अच्छा लड़का है। उमैर एक अच्छा लड़का है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उमैर। बात किसके बारे में हो रही है? उमैर के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? उमैर। अगर मैं आपसे कहता हूँ उमैर खेल रहा है, देखिए खेलना एक काम है। कौन कौन खेल रहा है? उस काम को कौन कर रहा है खेलने के? उमैर। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है? उमैर। तो दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है? उमैर। अगर इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि उमैर के पापा एक अच्छे इंसान हैं, उमैर के पापा एक अच्छे इंसान हैं, तो यहाँ पर बेसिक लेवल के स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है पापा। नहीं, पापा तो आपके भी हो सकते हैं, पापा मेरे भी हो सकते हैं, पापा उसके भी हो सकते हैं। तो किसके पापा? पापा जी सब्जेक्ट नहीं है, पापा जी तो किसी के भी नहीं है। ना यहाँ पर सब्जेक्ट पापा है, ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट उमैर है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? उमैर के पापा। तो जब इसको लिखने की बात आएगी उसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, उमैर के अपॉस्ट्रोफी एस का आप यूज़ करते हैं। उमैर्स फादर, फादर के हैं, डैड के हैं, पापा के हैं, जिस तरह से आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। तो गाइस, बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, ये बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरह से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें किसी भी सेंटेंस में। जैसे देखिए, मैं आपसे एक इधर क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें हैं, यानी मेरी 2 सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वो मेरा या मेरी के लिए लगा देते हैं माएँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखें, कौन है वो जिसकी 2 बहनें हैं? मैं, मेरे बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, ना कि मेरी। तो यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं हूँ। और जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप मेरी या मेरा के लिए माय का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। मैं क्या हूँ? आई। तो यहाँ पर आप माय नहीं, आई का यूज़ करेंगे। इस तरह से देखिए, एक सेंटेंस में और आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, उसके पास मोबाइल है। देखिए, उसके पास मोबाइल है। अब यहाँ पर बेसिक लेवल के स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके। नहीं, उसके नहीं। यहाँ पर आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, कौन है वो जिसके पास मोबाइल है? वो एक लड़का है और एक है। वो एक लड़का है और
एक है, उसके पास मोबाइल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट उसके नहीं है, वो तो एक लड़का है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वो है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था मैं, आई का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है वो कहें, वह कहें, बात एक ही है, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ही। अब इसी तरह से देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ उनके पास मोबाइल्स हैं, उनके पास मोबाइल हैं। अब देखिए हैं का यूज़ किया। अब बेसिक लेवल के स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है उनके, नहीं, कौन है वो जिनके पास मोबाइल हैं? वो एक से ज़्यादा हैं। कुछ लड़कों का ग्रुप हो सकता है, कुछ लड़कियों का ग्रुप हो सकता है, कुछ 4-5 लोग हैं, लड़कों का ग्रुप हो सकता है, लड़कियों का भी ग्रुप हो सकता है, कुछ 4-5 हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वो है, ना कि उनके। तो यहाँ पर वो एक से ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में, एक से ज़्यादा के केस में आप यूज़ करते हैं किसका? एक से ज़्यादा के केस में आप यूज़ करते हैं दे का। एक से ज़्यादा के केस में आप उसका यूज़ करते हैं दे का यूज़ करते हैं। तो आपको इस तरह से पहचानना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए ध्यान से सोचिएगा इस पॉइंट को। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी MBA कर रही है। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी MBA कर रही है। तो यहाँ पर बेसिक लेवल के स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर कौन है जो MBA कर रही है? बेटी नहीं, यहाँ पर बेटी नहीं। बेटी तो आपकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर बेटी नहीं, भाई की बेटी नहीं, भाई की बेटी भी नहीं। किसके भाई की बेटी? दोस्त के भाई की बेटी। और वो दोस्त किसका है? मेरे पापा का। तो मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी MBA कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी MBA कर रही है, ये सब्जेक्ट है कंप्लीट। और जब इसको लिखने की बात आएगी, इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर क्या कर रही है? MBA कर रही है। MBA परसू कर रही है, इज परसुइंग MBA। माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर इज़ परसुइंग MBA। लेकिन होता ये है कि जो इंग्लिश नेटिव्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इतना एक्सेसिव लेवल पे अपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को मैं आपको एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये देखें कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट को लिखने का थोड़ा सा अंदाज अलग है। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसको कैसे लिखा जाएगा? द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स। अब एक अपस्ट्रोफी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज परसुइंग MBA। तो देखिए यहाँ पर आपने किया क्या? अपस्ट्रोफी को आपने ऑफ में चेंज किया। बस आप एडवांस बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको मैंने एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के तौर पर आपको बताया। तो यहाँ पर आप पहचानना सीख गए हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। अब किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसको जाने बिना ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ की जाएगी। तो देखिए गाइस, सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है, उसका सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो देखिए मैं एक हूँ, मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप मुझको इस टाइम सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। और जिस किसी के भी बारे में बात कर रहा हूँ वो सभी क्या है? थर्ड। वो सभी थर्ड हैं, वो सभी थर्ड पर्सन्स हैं। ठीक है, तो जब इसको लिखने की बात आएगी, इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से इस पॉइंट को अब देखिएगा। तो
तो अब देखिए गाइस, मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, आप इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक हूँ, सिंगुलर हूँ। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आई। देखिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आई, क्योंकि मैं एक हूँ और सिंगुलर हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आई का, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं एक हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने आई का यूज़ किया। अब देखिए, अब ये सवाल आता है, आप इस टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं। अब आप एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी इधर खड़ा है, मैं उसे कहता हूँ आप अच्छे हैं, यू आर गुड, यू आर गुड। देखिए ध्यान से सोचिएगा इस पॉइंट को, मैंने कहा ये तुम आप अच्छे हो, यू आर गुड। और मान लीजिए इसी बात को कुछ 4-5 लोग इधर खड़े हैं, कुछ 4-5 लोग इधर खड़े हैं, 2 टीमें हैं, ये वाली अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है। मैं अब कहता हूँ आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, यू आर गुड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी की बात हुई तब मैंने यू कहा, एक से ज़्यादा लोगों की बात की तब भी मैंने यू कहा। तो होता ये है कि जो यू होता है वो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन, चाहे वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यू ही रहता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, क्योंकि मैं एक हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक हूँ, सिंगुलर हूँ, इसलिए आई का यूज़ किया। और सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन गाइज, जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में, किन जगहों के बारे में, या जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सभी क्या थर्ड है, वो सभी थर्ड पर्सन्स हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले ज़रा हम इस पे नज़र करते हैं। देखिए मान लीजिए अब एक ट्रेनर इधर खड़े हैं, एक ट्रेनर इधर और खड़े हैं। अब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम के लिए आप यूज़ करते हैं वी। अब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वो क्या है? वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाता है? वी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम फर्स्ट पर्सन हैं, और हम एक से ज़्यादा हैं इसलिए हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, और सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन का प्लूरल यू। अब बात करते हैं गाइस थर्ड पर्सन की। तो गाइस थर्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वो एक है और लड़का है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया ही। मान लीजिए मैं कहता हूँ वो एक ज़हीन लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर वो एक है और फीमेल है, इसलिए मैंने शी का यूज़ किया। मेल के लिए आप ही का यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए आप शी का यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए गाइज, मान लीजिए ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, एक है और पास है। देखिए मैं किसका यूज़ करूँगा? दिस का यूज़ करूँगा, दिस। अब मान लीजिए ये मार्कर पास ना होकर के कहीं दूर होता, मैं कहता हूँ वो एक मार्कर है, वो एक मार्कर है। तो देखिए एक है और दूर है, इस केस में आप यूज़ करते हैं दैट का, इसका यूज़ करते हैं आप, दैट का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये था थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? मान लीजिए कुछ 4-5 लोग उधर खड़े हैं, कुछ लड़कियों का ग्रुप है, कुछ लड़कों का ग्रुप है, तो मैं कहता हूँ वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। वो तो 4-5 हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा के केस में आप किसका यूज़ करते हैं? दे का। एक से ज़्यादा के केस में आप किसका यूज़ करते हैं? दे का यूज़ करते हैं। और ये क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे। अब मान लीजिए ये मार्कर हैं, ये अच्छे मार्कर हैं, दीज मार्कर्स आर गुड, पास हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में आप यूज़ करते हैं दीज। और ये टेबल मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, दीज। अब मान लीजिए ये मार्कर पास ना होकर के कहीं दूर होते, मैं कहता हूँ वो अच्छे मार्कर हैं, वो अच्छे मार्कर हैं। अब एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं, तो एक से ज़्यादा और दूर के केस में आप यूज़ करते हैं दोस।
देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, दिस, दैट, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्योंकि इनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दे, दीज, दोज। यहाँ पर वर्क करने के साथ साथ हम यहाँ पर चले जाते हैं। देखिए ये इससे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अगर कोई चीज़ एक है और पास है, ये एक अच्छा मार्कर है। पास है, दिस इज़ अ गुड मार्कर। पास है और एक है तो ऐसे में आप यूज़ करेंगे, पास है और एक है, ऐसे में आप यूज़ करेंगे दिस। अब देखिए वो एक मार्कर है, एक है और दूर। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये मार्कर हैं, एक से ज़्यादा हैं और पास हैं तो ऐसे में आप यूज़ करेंगे दीज का। अब देखिए ये वो एक मार्कर है, एक है और दूर है तो ऐसे में आप यूज़ करते हैं इस केस में दैट का। अब देखिए वो मार्कर अच्छे हैं, वो मार्कर अच्छे हैं, दोज मार्कर्स आर गुड। अब देखिए ये मार्कर एक से ज़्यादा है और दूर है, ऐसे केस में आप यूज़ करते हैं दोज। किसका यूज़ करते हैं आप? दोज का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखकर कुछ क्लियर हुआ होगा कि पास के लिए हम किसका यूज़ करें और दूर के केस में हम किसका यूज़ करें। तो गाइस आप देखें यहाँ पर पेन अच्छे हैं, पेन अच्छा है तो पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, चारपाई, जिस किसी के भी बारे में आप बात करें वो सभी क्या हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर। अब देखिए मैं कहता हूँ अली एक अच्छा लड़का है, अली एक अच्छा लड़का है तो अली इज़ अ गुड बॉय। अली एक है इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि हम अली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सायरा एक अच्छी लड़की है, सायरा इज़ अ गुड गर्ल तो यहाँ पर सायरा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड हैं और जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो सभी हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए मैं कहता हूँ किताबें अच्छी हैं, बुक्स आर गुड तो यहाँ पर एक से ज़्यादा के केस में आप देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल। अब मैं आपसे कहता हूँ उमैर और एयान जा रहे हैं, उमैर और एयान जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आएगा उमैर और एयान। देखिए तो ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए इस तरह से बुक्स, पेन्स, टेबल्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, शर्टें, पैंटें, इसके अलावा तकिए, चादरें, ये सभी क्या हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो गाइस अब जल्दी से एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट, या फिर अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब है, कोई एक्शन है और जो उस काम को कर रहा होगा वो होता है आपके पास सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू। तो अगर आपसे कोई पूछे सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हमेशा यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन जिस किसी के भी बारे में बात हो, जिस किसी के भी बारे में, चाहे वो किसी का नेम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, किसी के भी बारे में बात हो, वो सभी होते हैं गाइस थर्ड पर्सन। अगर तो वो एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर वो एक से ज़्यादा हैं, कुछ 4-5 हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में थर्ड पर्सन प्लूरल। तो अब हम गाइस आप समझ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम मूव करते हैं इस पार्ट पे। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। गाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो 3 वर्ब्स कौन सी हैं, और उन्हीं वर्ब्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी भी सेंटेंस में हम उन वर्ब्स का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। वो वर्ब्स कौन सी हैं? देखिए एक है बी फैमिली, एक है डू फैमिली और एक है हैव फैमिली। ये बी फैमिली की वर्ब्स हैं, ये डू फैमिली की वर्ब्स हैं और ये हैव फैमिली की वर्ब्स हैं। देखिए इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी,
इज़ एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, वॉज वर्ड का आप यूज़ करते हैं पास्ट में, और विल बी का आप यूज़ करते हैं फ्यूचर में। और इसी तरह से देखिए डू फैमिली की वर्ब्स, डज, डू, डिड, विल, डू। डज या डू का आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, डिड का आप यूज़ करते हैं पास्ट में, और विल डू का आप यूज़ करते हैं फ्यूचर में। और इस तरह से हैव फैमिली की वर्ब्स देखिए, हैज़ और हैव का आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, हैड का आप यूज़ करते हैं पास्ट में, और विल हैव का आप यूज़ करते हैं फ्यूचर में। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन वो ये, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम शैल का यूज़ क्यों नहीं करते, शैल का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो गाइस ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि शैल का यूज़ अब टेंस के स्ट्रक्चर्स में नहीं किया जाता। तो फिर कहाँ किया जाता है? एज अ मॉडल वर्ब शैल का यूज़ किया जाता है। चाहे टेंस का स्ट्रक्चर हो, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, शैल का यूज़ गाइस अब नहीं किया जाता। शैल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, शैल, वहाँ पर शैल आता है। अब शैल का यूज़ कहाँ पर किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, आगे ये वीडियोस भी आएंगी। बहुत जल्द इस टॉपिक में आपके लिए जल्द कवर करूँगा। लेकिन आप यहाँ पर शैल का यूज़ टेंस स्ट्रक्चर्स में नहीं करते, शैल का यूज़ एज अ मॉडल होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, डिड, हैड, विल बी, विल डू, विल हैव, ये जो पांचों वर्ब्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, इन जो भी सब्जेक्ट हो, इनके साथ में आप इन्हीं वर्ब्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑल, ऑल, ऑल मीन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप इन वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस इनकी, हैज़ और हैव की। हैज़ का यूज़ कहाँ पर किया जाए और हैव का यूज़ कहाँ पर किया जाए? देखिए, हैज़ का यूज़ आप करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ का मतलब सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैज़ का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैव का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, तभी तो आप कहते हैं मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, हमारे पास पेन है, वी हैव पेन्स, आपके पास पेन है, यू हैव पेन, उनके पास पेन है, दे हैव पेन्स। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैज़ का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैव का यूज़ करते हैं। गाइस कहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाए, कैसे, ये जल्द ही मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपके लिए इस टॉपिक को भी कवर करूंगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैज़ का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैव का यूज़ करते हैं। तो गाइस इसी तरह से पहले अब यहाँ पर देखिए वॉस, कहाँ पर वॉस का यूज़ किया जाए, कहाँ पर वर्ड का यूज़ किया जाए? बी फैमिली की वर्ब है वॉस वर्ड, पास्ट में आप यूज़ करते हैं। वॉस का यूज़ गाइस आप जानते हैं, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप वॉस का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप किसका यूज़ करते हैं? वॉस का। लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में भी आई का यूज़ किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर गाइस वॉस के केस में एक यूनिक डिफरेंस आ जाता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी आप वॉस का यूज़ करते हैं, जो कि आई है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं वॉज। वॉज के केस में एक सेपरेट जो है ना वो डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप वर्ड का यूज़ करते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए कहाँ पर डज का यूज़ किया जाए, कहाँ पर डू का यूज़ किया जाए। देखिए डू फैमिली की वर्ब्स हैं डज और डू, और डज और डू का यूज़ आप करते हैं प्रेजेंट में। डज का यूज़ करते हैं गाइस आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप किसका यूज़ करते हैं? डू का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, या किसी भी शख्स का नेम, जगह का नेम, चीज़ का नेम, वे सभी क्या हैं? थर्ड पर्सन्स हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप डज का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप डू का यूज़ करते हैं। डज का यूज़ क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये तो अभी आगे लेसन्स आएंगे। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आगे आने वाली मेरी वीडियोस की आपको जो है समझ नहीं आएगी। तो इनको याद करना बहुत मुश्किल है। गाइस मैं जानता हूँ आप बोर हो रहे होंगे, क्योंकि बोर होना भी आपको
क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपनी बोरियत को ख़त्म करना होगा, क्योंकि आगे अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, उसमें आपको चेंजिंग लेके आनी है, तो इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जल्दी वीडियोस की फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया, पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। इसको आपको समझना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कॉपी पर इसके नोट्स बना रहे होंगे। तो देखिए, इज़, एम, आर, ये है बी फैमिली के वर्ब्स जिनका यूज़ आप प्रेजेंट में करते हैं। तो अब देखिए, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाए। अब जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। एस मीन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़। और आई का यूज़ आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आई का यूज़ किया जाता है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, आर का यूज़ किया जाता है। अब इसी बात को देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, इसका यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, एम का यूज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में, आर का यूज़ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, रेस्ट ऑल, रेस्ट मीन बाकी बचे हुए सब के साथ में। ये था प्रेजेंट की बी फैमिली की वर्ब। अब इस तरह से देखिए, वॉस का यूज़ आप करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, शॉर्ट कर देता हूँ। और वर्ड का यूज़ आप करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, रेस्ट ऑल। और इसी तरह से हैज़ का यूज़ आप करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में और हैव का आप यूज़ करते हैं रेस्ट ऑल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। तो गाइस, शैल का यूज़ एज अ मॉडल किया जाता है, टेंस स्ट्रक्चर्स में नहीं किया जाता। शैल का यूज़ एज अ मॉडल किया जाता है। आगे आने वाले लेसन्स में ये बात मैं आपको बताऊंगा। गाइस, आपने ये समझा और आपने ये भी देखा कि शैल का यूज़ टेंस के स्ट्रक्चर्स में नहीं होता, एज अ मॉडल होता है। अब देखिए गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि आज आपने पहचानना सीखा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि आज आपने पहचानना सीखा। और उसके बाद उस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस वर्ब का यूज़ किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है जानना, जो कि आज आपने सीखा। और इसके अलावा बचता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट को गाइस हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वो एडवांस लेवल का टॉपिक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को छोड़ करके वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का बचा हुआ पार्ट, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का बचा हुआ पार्ट वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अगर कोई आपसे पूछे, बस बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को यही याद रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट कौन से हैं, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट कौन से हैं, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट हैं, एक उसमें वर्ब है और एक उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो गाइज़, ये आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। गाइज़, आपने आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। अगर आप बोर हो रहे हैं, जब मैं इनिशियल स्टेज में इंग्लिश सीख रहा था तो मैं भी बोर होता था, पढ़ के इंसान बोर हो जाता है। इवन जब मैं स्टडी करता था तो मैं भी बोर हो जाता था। तो मेरे टीचर्स मुझसे पूछते थे कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं सोचता था कि मैं बंद कर दूं और बैठ जाऊं, कोई कॉमेडी देख लूं, कोई प्रैंक देख लूं। हालांकि वो भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, वो भी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप कितना फोकस कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और इसी पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आज आप कितना फोकस कर रहे हो। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे अपने
व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। शायद ये वीडियो गांव के एक छोटे से ज़रूरतमंद तो गरीब बच्चे के पास पहुंचे और वो इंग्लिश सीखे और उसकी लाइफ में चेंज आए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी इस वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।